नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम राज है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट, बायलॉज, रूल्स रेगुलेशन वगैरह हम डिस्कस किया करते हैं। अलग अलग हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हम डिस्कस किया करते हैं और इसको छोड़ के कंज्यूमर कोर्ट्स के भी अलग अलग मैटर्स को हम लिया करते हैं। और आज हमारे पास में एक मैटर है कि जैसे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर बहुत सारे लोग पैसा नहीं भरते हैं, वो ड्यूज बढ़ता रहता है। कहीं पे वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो सकता है, कहीं पे मेंटेनेंस के चार्जेस हो सकते हैं और कहीं पे एनी अदर चार्जेस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो एक्यूमुलेट होकर वो बंदा जो है 3 महीने तक अगर नहीं भरता है या 3 क्वार्टर तक या 3 मंथ तक वो नहीं भरता है तो वो डिफॉल्टर भी सोसाइटी हो जाता है। सोसाइटी उसको बिलिंग करता है, डिमांड नोटिस भेजता है, रजिस्टर्ड पोस्ट में भी भेज सकता है या फिर हैंड डिलीवरी कर सकता है या किसी एनी अदर मीन से बेसिकली उसके पास में पहुंच जाना चाहिए। और उसके बाद भी अगर वो पैसा नहीं देता है तो फिर उसके पास से पैसा वसूली करने की बारी आ जाती है, जिसको हम रिकवरी बोलते हैं। इसके लिए रजिस्ट्रार के पास में आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है और रजिस्ट्रार फिर एक रिकवरी सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी देता है और उस रिकवरी सर्टिफिकेट के बाद फिर चल अचल संपत्ति आप उसका जब्त कर सकते हो प्रोसेस वाइज, जैसे जिसके बाद रिकवरी ऑफिसर वगैरह भी जैसे फिर अपॉइंट किया जाता है, ये सारी चीजें होती है। तो उसी रिकवरी की प्रोसीजर जो पहले आप 101 बोलते थे महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में, और आज की डेट में जब 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ तो उसके बाद आप उसे 154B29 के हिसाब से आप जानते हो। तो क्या है ये रिकवरी प्रोसीजर, इसी को फास्ट एकदम जानने की कोशिश करेंगे। तो प्रोसेस क्या है, आपको एप्लीकेशन देना है, इसका फॉर्मेट है Y6 और साथ में 100 रुपए आपको ट्रेजरी को जो भी कोर्ट फी वगैरह आपको जमा करना है स्टेट गवर्नमेंट को ये एप्लीकेशन के साथ में। और एप्लीकेशन के साथ में आपको क्या एक्कम्पनी करना है, एक लेटर ऑफ ऑथोरिटी देना है जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन आपको रिप्रेजेंट करेगा सोसाइटी का, कौन मैनेजिंग कमेटी का मेंबर रिप्रेजेंट करेगा, सोसाइटी का सेक्रेटरी करेगा, चेयरमैन करेगा, ट्रेजरर करेगा या एनी अदर कोई और, अगर कोई वकील वगैरह जो कर रहा है बेसिकली कौन रिप्रेजेंट करेगा वो आपको लिख के बताना पड़ेगा। और ये एप्लीकेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा बिफोर टू रिप्रेजेंट द सोसाइटी बिफोर द रजिस्ट्रार। तो ये आपको क्लियर बताना पड़ेगा। जब ये रजिस्ट्रार के पास में फिर जब ये पहुंच जाता है एप्लीकेशन, आपने ये पैसा वगैरह जमा कर दिया, ठीक है, और जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स उसके साथ एप्लीकेशन के पास साथ में लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा कि अप टू डेट जो अकाउंट्स ऑफ दी बेसिकली जो लेजर है उसका क्या ड्यूज वगैरह है उसे आपको सर्टिफाई करना पड़ेगा। उसको छोड़ के जो भी इसका जो लेवी ऑफ चार्जेस है, ट्रू कॉपी वगैरह आपको इसको, ट्रू कॉपी मतलब बेसिकली आपको सर्टिफाई किसको करना है, सेक्रेटरी को करना है, चेयरमैन को करना है, ट्रेजरर को करना है या एनी अदर मैनेजिंग कमेटी के मेंबर अगर उसको ऑथोरिटी दिया गया है उसको करना है कि ये ऑथेंटिकेटेड कॉपी है। और उसका पर्सनल लेजर निकालना है और ड्यूज होती जो भी है उसके डिटेल्स वगैरह निकालना है, उसे सर्टिफाई करना है। इसको छोड़ के जो रेजोल्यूशन वगैरह आपने पास किया होगा मैनेजिंग कमेटी के अंदर और हाउसिंग सोसाइटी के जनरल बॉडी के अंदर, उसका भी कॉपी आपको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी करके आपको देना है। और ओरिजिनल ट्रेजरी चालान जो आपने पैसा भर दिया फॉर दिस एप्लीकेशन, किसके लिए, सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी के लिए, उसका एक प्रूफ आपको साथ में लगाना है। और आपको ये दिखाना है कि आपने डिमांड नोटिस वगैरह इस बंदे को भेजा, इस ऑक्यूपायर को या डिफॉल्टर को भेजा, जो फ्लैट का ओनर है या फ्लैट का ऑक्यूपायर है, उसको आपने डिमांड नोटिस भेजा हुआ है या बिल भेजा हुआ है, मेंटेनेंस बिल भेजा हुआ है, रिकरिंगली भेजा हुआ है, बार बार भेजा हुआ है और इसने फिर भी पैसा नहीं दिया और उसकी वजह से आप ये जो प्रोसीजर है इसको आपने इनिशिएट किया है। तो एप्लीकेशन हो गया, पैसा हो गया, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गया, लेटर ऑफ अथॉरिटी हो गया, कौन रिप्रेजेंट करेगा, इतना सब हो जाने के बाद जब आपने ये सबमिट कर दिया रजिस्ट्रार ऑफिस में, अब रजिस्ट्रार क्या करेगा, रजिस्ट्रार के लोग इसको स्क्रूटिनी करेंगे, इसको देखेंगे कि सब कुछ इसमें ठीक ठाक है कि नहीं, सारा चीज जो जैसा होना चाहिए 154B29 के हिसाब से ठीक है कि नहीं। स्क्रूटिनी करने के बाद अगर रजिस्ट्रार को लगा कि नहीं इसमें ये चीजें इसमें होना चाहिए तो और है नहीं है, तो ये बोलेगा कि ठीक है इनको सोसाइटी को वापस भेज दो 7 दिन के अंदर से ठीक ठाक करके, ठीक है आप उसे दे देना। तो सोसाइटी रेक्टिफाई करके 7 दिन के अंदर इनको वापस रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा कर देना चाहिए। अगर रजिस्ट्रार ऑफिस में ये जमा नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये डिसमिस हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। अगर आपने सारा स्क्रूटिनी जो हुआ था और आपको जो वापस भेजा गया था, सारे डॉक्यूमेंट जो लैकनी थी उसमें अगर आपने जोड़ के भेज दिया, ठीक ठाक करके एप्लीकेशन भेज दिया, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, तो रजिस्टर हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। और उसके बाद फिर नोटिस टू दी ओपोनेंट, ओपोनेंट कौन है, जो डिफॉल्टर है या जो ऑक्यूपायर ऑफ द फ्लैट है जिसने पैसा बार बार नहीं भरा हुआ है, जिसको बार बार नोटिस दिया गया है, जिसके अगेंस्ट में सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी रजिस्टर ऑफिस से लेना है। तो डिफॉल्टर को आपने दे दिया और उसे 15 दिन के अंदर, तो ये जो प्रोसेस हो गया बेसिकली रजिस्टर
और ये डिसमिस का जो ये प्रोसीजर है, उसके बाद 15 दिन के अंदर नोटिस जब एक्सेप्ट हो गया रजिस्ट्रार के पास में, 15 दिन के अंदर वो नोटिस उसे भेज देना चाहिए, जो भी ऑक्यूपायर है, जो भी डिफॉल्टर है, ठीक है। और 15 दिन के अंदर किसको सबमिट कर देना चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट जो है डिफॉल्टर को सबमिट कर देना चाहिए कि तुम्हारा से क्या है, तुम्हारा क्या मानना है, तुम क्या बोलना चाहते हो। अब हियरिंग शुरू हो जाएगा और रजिस्ट्रार के पास में दोनों को फिर हाजिरी देना पड़ेगा, ठीक है। अब जब दोनों को हाजिरी देना पड़ेगा तो कई बार ऐसा होता है कि कोई आता है और कोई नहीं आता है, और हाजिरी देने से पहले जो जिसने एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है, मतलब सोसाइटी ने फाइल किया है, तो आपको वहां पे ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो नोटिस है ये सर्व हो गया है। किसको सर्व हो गया है, ठीक है, ये जो ऑक्यूपायर है, जो डिफॉल्टर है, उसको नोटिस सर्व हो गया है, उसे हैंड डिलीवरी कर दिया है या उसे रजिस्टर्ड पोस्ट में दे दिया है। और अगर वो गायब है, इधर उधर भाग रहा है, जानबूझ के नोटिस नहीं ले रहा है, तो हमने पब्लिक नोटिस वगैरह, अगर वो ट्रेसेबल नहीं है तो पब्लिक नोटिस वगैरह हमने इशू कर दिया है और पब्लिश कर दिया है। और इसके हिसाब से एक लोकल न्यूज़पेपर में जो वाइडली सर्कुलेटेड होगा, वाइडली पब्लिश्ड होगा, तो वहां पे हमने दे दिया। एक से ज्यादा भी आप दे सकते हो, कम से कम आपको एक में देना पड़ेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है कि नॉर्मल प्रोसेस है कि रजिस्ट्रार के पास में आपने एप्लीकेशन डाल दिया, एप्लीकेशन डालने के साथ में आपने ये डाल दिया कि ऑथोरिटी लेटर क्या होगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और आपने 100 रुपए का कोर्ट फीस दे दिया, जो भी अपना चालान वगैरह जो आपने जमा कर दिया, वो पैसा देने के बाद में फिर रजिस्ट्रार उसको स्क्रूटिनी करेगा। स्क्रूटिनी करने के बाद अगर उसमें कोई लैकुनी होगा, भेज देगा सोसाइटी ऑफिस के पास में। सोसाइटी फिर उसे 7 दिन के अंदर आपको जो भी रेक्टिफाई करके फिर से आपको एप्लीकेशन डाल देना है, ठीक है। और फिर उसे स्क्रूटिनी करने के बाद अगर सही होगा तो रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर कर लेगा और आगे की प्रोसीजर होगा, नोटिस इश्यू कर दिया जाएगा। जो होगा डिफॉल्टर या जो ऑक्यूपेंट होगा, जिसके नाम पे आपने ये रिकवरी सर्टिफिकेट के लिए आपने ये एप्लीकेशन डाला, तो उसको नोटिस इशू कर दिया जाएगा 15 दिन के अंदर। तो 15 दिन के अंदर नोटिस इशू करने के बाद फिर क्या होगा, हियरिंग वगैरह शुरू हो जाएगा। और अगर हियरिंग के डेट में अगर जो ऑक्यूपायर है या जो डिफॉल्टर है उसने अपना रिटर्न सबमिशन नहीं किया हुआ है, तो फिर उसे 15 दिन का और पीरियड उसे टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न स्टेटमेंट उसको जमा करना है, 15 दिन का टाइम मिल जाएगा। और नेक्स्ट जो अभी हियरिंग होगा उसके टाइम में दोनों की तरफ से कोई भी चीज, कोई भी लैकुनी नहीं रहना चाहिए। और जो डिफॉल्टर है, वो जो ऑक्यूपायर है, वो खुद भी अपीयर हो सकता है, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भी भेज सकता है, या फिर कोई वकील भी हायर कर सकता है अपनी तरफ से उसे पैरवी करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों साइड हमने देख लिए। अब इसके बाद क्या होगा कि अगर रिटन सबमिशन पहले हियरिंग में ही सबमिट नहीं किया है तो 15 दिन का टाइम रजिस्ट्रार ने दिया हुआ है, और 15 दिन के बाद में जो है दोनों तरफ से सब कुछ सही है। अब इसके बाद में अगर दोनों पार्टी में से कोई एक हाजिर नहीं है, या तो जो ऑक्यूपेंट है या डिफॉल्टर है वो हाजिर नहीं है, ठीक है, वो अगर हाजिर नहीं है तो क्या होगा, अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है और जो सोसाइटी अगर ये प्रूव कर पाता है कि नहीं, उसको प्रॉपर नोटिस वगैरह दे दिया गया, उसको हैंड डिलीवरी कर दिया, या उसको हमने किसी और मीन से उसे हमने नोटिस दे दिया है, या फिर हमने पब्लिक नोटिस जो निकाला हुआ था न्यूज़पेपर में, कोई वाइडली सर्कुलेटेड लोकल न्यूज़पेपर में निकाला हुआ था, कम से कम एक न्यूज़पेपर में, आपका मानना है आप 2 में 4 में भी निकाल दो, सोसाइटी का पैसा जाएगा, मगर एक में तो आपको निकालना पड़ेगा। और अगर रजिस्ट्रार के पास में ये सोसाइटी प्रूव करता है, जो एप्लीकेंट है ये प्रूव करता है, तो फिर रजिस्ट्रार उसमें हियरिंग कर सकता है और नेक्स्ट डेट तक फिर एक डेट दिया जा सकता है, और उस डेट में उसे फाइनलाइज किया जा सकता है, मैटर को क्लोज किया जा सकता है। मगर नेक्स्ट हियरिंग से पहले अगर जो ऑक्यूपायर है या डिफॉल्टर है वो अगर आके बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरा ऐसा प्रॉब्लम था, मैं एडमिट हो गया था, मेरे घर में ये बीमार हो गया था, मुझे वहां जाना पड़ा था, एक्सीजेंसीज ऑफ घर का ऐसी कंडीशंस थी, तो मुझे रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए एक मौका दिया जाए, तो उसे एक मौका दिया जाएगा। तो 10-15 दिन जो भी है या 7 दिन जो उसके आगे का डेट दिया जाएगा, उस डेट के अंदर उसे अपना रिटर्न सबमिशन करना है। अब उसने रिटर्न सबमिशन कर दिया, मान लेते हैं कि सेकेंड या थर्ड हियरिंग है, और उस सेकेंड थर्ड हियरिंग में दोनों तरफ से सारे रिटर्न सबमिशन वगैरह हो गए हैं। अब इसके बाद अगर एप्लीकेंट जो है, एप्लीकेंट मतलब सोसाइटी जो है, अगर सोसाइटी नहीं आती है, ठीक है, अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, या तो ओपोनेंट प्रेजेंट है और जो एप्लीकेंट है वो एब्सेंट है, या जो एप्लीकेंट है वो प्रेजेंट है और जो ओपोनेंट है, जो डिफॉल्टर है, वो एब्सेंट है। तो इन दोनों ही कंडीशन में क्या है वो देखेंगे। अगर रजिस्ट्रार को लगे कि जो एप्लीकेंट है वो एब्सेंट है, और मगर सारा उसने जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट कर दिया है और कुछ ऐसे करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो प्रेजेंट रहे नहीं रहे, उसका रिप्रेजेंटेशन आए
नहीं आए, वकील आए नहीं आए, या रिप्रेजेंटेटिव कोई उसकी तरफ से आए नहीं आए, दोनों सारे केसेस में वो करेगा ऑन दी एप्लीकेशन के मेरिट के ऊपर वो अपना डिसीजन अपना वहां पे वो मैटर को क्लोज करेगा, रिजर्व करेगा, और 3 महीने के अंदर उसे अपने 90 दिन के अंदर उसे अपना जजमेंट देना है। वो भी कैसे, विस्तृत तरीके से सारा चीज जैसे कहानी की तरह समझाते हुए, ऐसा है वैसा है, उसको नोटिस इशू कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसने पैसा जमा नहीं किया, इन्होंने एप्लीकेशन फाइल किया, उनको हियरिंग का मौका दिया गया, इन लोगों ने यही डॉक्यूमेंट सबमिट किया, और ऐसा विस्तृत जानकारी सब पूरा ऐसे की तरह समझाने के बाद वो अपना जो भी है डिसीजन वगैरह अपना ऑर्डर के रूप में उसको वो निकालेगा। 3 महीने के बाद निकालने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही आपको ये रजिस्टर ऑफिस को ये करना है। तो अब दूसरा क्या है कि रजिस्टर इश्यूज रिकवरी सर्टिफिकेट। अगर जो ऑक्यूपायर है, डिफॉल्टर है, मान लेता है कि हाँ ठीक है मैंने दिया नहीं है, मैंने ऐसा है वैसा है, ठीक है कोई तकलीफ नहीं है, मैं पैसा भरने के लिए तैयार हूं, तो जो भी आपका जब से आपका ड्यूज है तब से लेके आपका जो रिकवरी सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी इशू हो जाएगा, उतना पैसा आपका जो भी इंटरेस्ट के साथ आपको वो भरना है, सोसाइटी को देना पड़ेगा। तो मैटर क्लोज हो गया, ऐसे या वैसे, ठीक है, दोनों ही केसेस में। अगर इस केस में जहां पे जो ओपोनेंट प्रेजेंट है और एप्लीकेंट जो है सोसाइटी प्रेजेंट नहीं है, अब इसको छोड़ देते हैं। अब दूसरे में आ जाते हैं जहां पे कौन प्रेजेंट है, एप्लीकेंट प्रेजेंट है और ओपोनेंट प्रेजेंट नहीं है। उस केस में जैसे हमने डिस्कस किया कि उसे मौका दिया जाएगा, मगर नेक्स्ट हियरिंग से पहले वो हाजिर हो जाए और अपना रिटर्न सबमिशन कर दे तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर क्या होगा कि जो रजिस्ट्रार है वो फिर अपना एप्लीकेशन टू प्रूव द क्लेम ऑन नेक्स्ट डेट एंड डिसाइड द एप्लीकेशन एक्स पार्टी कर देगा। अगर उसने सबमिट नहीं किया, अगर वो आता है और नहीं आता है, दोनों ही कंडीशन में फिर उसे मौका देने के बाद फिर उसके एब्सेंस में भी उसे मैटर को क्लोज किया जाएगा और फिर रिजर्व किया जाएगा जो जजमेंट है, और नेक्स्ट 3 महीने के अंदर उसे उसका जजमेंट निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में आते हैं, ये सारी चीजें हो गई, फिर उसके बाद में क्या होगा, 3 महीने रिविजन जजमेंट, जैसे हमने बोला कि सारा उसमें तथ्यों के साथ में वो जो ऑर्डर निकलेगा सब उसमें सब लिखा हुआ होगा, और ऑर्डर जो पास होगा या तो आप रिजेक्ट कर दोगे, सोसाइटी ने जो एप्लीकेशन दिया हुआ है, मैनेजिंग कमेटी ने जो भी आगे फॉरवर्ड किया हुआ है, अपना क्लेम वगैरह जो डाला हुआ है, या तो आप उसे रिजेक्ट करोगे या उस एप्लीकेशन को आप ग्रांट करोगे। सो रिजेक्शन और ग्रांट ऑफ द एप्लीकेशन, और अगर आप जो भी होगा, अगर आपने ग्रांट किया तो उस कंडीशन में वो इसका एक फॉर्मेट है Y7 के फॉर्मेट में, फिर जो रजिस्ट्रार है सर्टिफिकेट इन Y7 के ऊपर उस फॉर्मेट में फिर निकालेगा, और उसके बेस पे फिर रिकवरी ऑफिसर वगैरह होगा और बाकी सब प्रोसीजर्स होंगे, और फिर वसूली किया जाएगा चल अचल संपत्ति। जनरली पहले जो है वो चल संपत्ति और बाद में अचल संपत्ति, ऐसे वसूली किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल है, ये आज हमने समझने की कोशिश की कि महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो रूल्स है 2026 में जो अमेंड हो गए, उसके हिसाब से अभी रिकवरी सर्टिफिकेट्स वगैरह जो रजिस्ट्रार ऑफिस से निकलेगा तो क्या प्रोसीजर है, ये दोनों तरफ की हमने देखने की कोशिश की, ओपोनेंट या डिफॉल्टर के साइड में भी और जो एप्लीकेंट या सोसाइटी के साइड में भी देखने की कोशिश की। तो ऐसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अलग अलग और प्रोविजंस को जानने के लिए आप साथ में जुड़े रहिए। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।